हम सभी को कश्मीर का मुद्दा अच्छे से पता है, पर खलिस्तान के बारे में हमें नहीं पता। हमने खलिस्तान कहीं ना कहीं सुना तो जरूर है, पर यह क्या है हमें नहीं पता। क्यों लोग खलिस्तान खलिस्तान करते हैं, ये अच्छा है या बुरा, इसका फ्यूचर क्या है? तो आज इस वीडियो में हम खलिस्तान के बारे में डिटेल में कुछ फैक्ट्स बताएंगे। आज जो पंजाब हम देखते हैं इंडिया के मैप पे, एक्चुअल में वो पहले के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। पंजाब शुरू में बहुत ज़्यादा बड़ा था, जिसपे कभी महाराजा रंजीत सिंह राज किया करते थे। 1929 लाहौर रिजोल्यूशन में जब मुस्लिम लीग ने डिमांड किया कि एक मुस्लिम राष्ट्र बनाया जाए और उसको पाकिस्तान का नाम दिया जाए, तो अकाली दल को लगा कि पंजाब की धरती को कब्जा करने की बात हो रही है। और इसके रिस्पॉन्स में अकाली दल, जो कि एक सिख पॉलिटिकल पार्टी है जो 1920 में बनी थी, उन्होंने एक सेपरेट कंट्री की मांग की, जिसको शुरू में सिखिस्तान बोला जा रहा था, पर बाद में इसका नाम खलिस्तान कहा जाने लगा। खली का मतलब प्योर और स्थान का मतलब रहने की जगह है। इसमें आज का पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पाकिस्तान में गया हुआ पंजाब, जिसमें लाहौर भी शामिल था। पर सिख कम्युनिटी उस टाइम पंजाब के एरिया में ही कंसंट्रेटेड थी, जिसकी वजह से पूरे इंडिया में उनकी बहुमत नहीं हो पाई और उनकी डिमांड अधूरी रह गई। 1947 में इंडिया का पार्टीशन हुआ और इंडिया दो हिस्सों में बट गया, एक खुद हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान। इसी पार्टीशन के समय पंजाब के भी दो टुकड़े हुए, जो आधा पाकिस्तान में है और आधा हिंदुस्तान में। पंजाब सिखों का राज्य था और सारे सिख्स पंजाब में ही कंसंट्रेटेड थे और इनके आंखों के सामने ही इनके घर के दो टुकड़े कर दिए गए, जिसकी वजह से बंटवारे के वक्त काफ़ी खून खराबा हुआ और समय समय पे खलिस्तान की मांग होती रही। जब पंजाबी सूबा आंदोलन ने सरकार को मजबूर कर दिया था भाषा के आधार पर पंजाब के विभाजन के लिए, तब पंजाब रिकॉग्नाइजेशन एक्ट को 18 सितंबर 1966 में इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट में पास किया, जिससे ईस्ट पंजाब को हटाकर मॉडर्न पंजाब बनाया गया और हरियाणा एक नया स्टेट बन गया और कुछ टेरिटरी यूनियन को हिमाचल प्रदेश में ट्रांसफ़र किया गया और चंडीगढ़ को एक टेम्पररी टेरिटरी यूनियन बनाया गया, जो हरियाणा और पंजाब दोनों को सर्व करता था। और 1 नवंबर 1966 में पंजाब को पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में बांट दिया गया। 1970 के समय पंजाब की मुख्य नदियों पर कैनल सिस्टम बनवाकर हरियाणा और राजस्थान में पानी पहुंचाया जाता था, जिससे पंजाब को सिर्फ 23% ही पानी मिल पाती थी। इससे सिख्स को बुरा लगा और वो कांग्रेस के अगेंस्ट हो गए। 1971 में जब पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक किया, तो उन्होंने इंडिया को तोड़ने के लिए खलिस्तान का मुद्दा उठाया और पाकिस्तान ने एक कॉन्स्पिरेसी उजागर किया था कि नानकन साहिब, जो कि गुरु नानक जी का जन्म स्थल है पाकिस्तान में, उसको खालिस्तान की कैपिटल बनाएंगे। और इसका जिक्र न्यूयॉर्क टाइम्स में भी हुआ था। और इससे हुआ ये कि जो सिख्स इंडिया के बाहर रहते थे वो पाकिस्तान के सपोर्ट में आ गए। इससे इंटरनेशनल फंडिंग स्टार्ट हो गई एक सेपरेट मुल्क की डिमांड में। 1972 में जब अकाली दल पूर्ण बहुमत से पावर में आई, तब उन्होंने आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन को पेश किया, जिसमें यह था कि सेंट्रल की सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाए और कंप्लीट सेल्फ गवर्नमेंट बना सके धर्म के आधार पर, और साथ में चंडीगढ़ को भी पंजाब में इंक्लूड किया जाए। पर इस रेजोल्यूशन को पावर मिली जब 1982 में अकाली दल ने सिखों के लीडर जरनैल सिंह भिंद्रनवाले के साथ हाथ मिलाकर धर्म युद्ध मोर्चा स्टार्ट किया और हजारों सिख समर्थन के लिए जुड़ गए। उस दौरान जो सिख्स कनाडा, यूएस, यूरोप, जर्मनी या दूसरे अदर कंट्रीज रहते थे, उन्होंने वहीं से खलिस्तान मूवमेंट की शुरुआत कर दी, जैसे कि झंडा फैलाना और तरह तरह के कैंपेन और फॉर्मेशन स्टार्ट हुए, जैसे कि खलिस्तान नेशनल हाउस, खलिस्तान काउंसिल, खलिस्तान डॉलर, खलिस्तान पासपोर्ट जैसी चीज़ें उभर कर सामने आने लगी। और जरनैल सिंह भिंद्रनवाले की फंडिंग स्टार्ट हो गई एक इंटरनल लड़ाई के लिए। 1982 से 1984 तक जरनैल सिंह भिंद्रनवाले ने 1200 से भी ज़्यादा वायलेंट इंसिडेंट किए पंजाब में, जिससे लगभग 410 लोगों की जान गई और 1180 जख्मी हुए थे। सिर्फ अकेले 1984 जून तक 775 वायलेंट इंसिडेंट किए, जिससे 298 लोगों की जान गई और 525 लोग जख्मी हुए हैं। भिंद्रनवाले की उस टाइम के पावर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दरबार साहिब में DIG अख्तर सिंह अटवल का उसने मर्डर कर दिया और उसके डर से 2 घंटे तक कोई पुलिस भी उनकी बॉडी के पास नहीं आई। अकाली दल के लीडर तब हरचंद सिंह लोंगोवाल था और वो तरह तरह के कैंपेन करता रहता था ताकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अपनी बात मनवा सके। तभी इंडिया में एशियन गेम्स होने वाली थी और उसने ये धमकी भी दिया था कि वो ये गेम होने नहीं देगा। उसने जरनैल सिंह भिंद्रनवाले को गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में शरण दिया और गोल्डन टेम्पल, जो कि सिखों का सबसे बड़ा पवित्र स्थल है, उसको एक आर्मरी में कन्वर्ट कर दिया। उसने मशीन गन्स, एंटी टैंक मिसाइल्स, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर्स जैसे खतरनाक हथियारों को गोल्डन टेम्पल में रखा। ये सारे हथियारों की परचेस और फंडिंग आउटसाइड इंडिया से थी। जाहिर है कि इतने एडवांस वेपन्स पाकिस्तान की तरफ से स्मगल होकर आए थे। तब की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी और उन्होंने ये सब रोकने के लिए 1984 में एक ऑपरेशन स्टार्ट किया, जिसका नाम ऑपरेशन ब्लू स्टार रखा गया। इसका मकसद था जरनैल सिंह भिंद्रनवाले और उसके मिलिटेंट साथियों को गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलवाना। ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बरार, जो कि एक सिख आर्मी ऑफिसर थे। उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले अपने सोल्जर से बोला था कि ये एक्शन ना सिखों पर है और ना ही सिख धर्म पर, ये लड़ाई टेररिज्म के खिलाफ है। और उनकी सोल्जर्स में कई सिख्स भी थे। आर्मी ने मिलिटेंट को रिपीटेडली बोला कि सरेंडर कर दो और टेम्पल परमिसेस को छोड़ दो, बट उन्होंने सरेंडर नहीं किया। फिर 8 दिन तक लड़ाई जारी रही, जिसमें भिंद्रनवाले और उसके 493 साथी मारे गए।
इंडियन आर्मी के भी 83 जवान शहीद हुए और 249 जख्मी। सोचने वाली बात यह है कि किस तरह के हैवी वेपन्स का इस्तेमाल किया होगा जिससे इंडियन आर्मी की इतनी कैजुअलिटीज़ हुई। बाद में इस लड़ाई की बहुत निंदा हुई। लोग बात उठाने लगे कि सिखों के टेम्पल पर आर्मी ने अटैक किया और इंडियन गवर्नमेंट ने अटैक करवाया। पाकिस्तान फिर से सपोर्ट में खड़ा हो गया खलिस्तान के लिए और इंदिरा गांधी के ऑपोजिशन ने भी बहुत क्रिटिसाइज किया धर्मस्थल पर अटैक के लिए। पर यह बात समझना होगा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार सिर्फ आतंकियों को खत्म करने के लिए था, ना कि मासूम सिखों पर अटैक करना। पर अभी तक सिर्फ भिंदनवाले ही मरा था, उसके मिलिटेंट्स तो अब भी काम कर रहे थे। और इसी ब्लू स्टार के बदले की भावना से 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के 2 पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स ने इंदिरा गांधी का खून कर दिया और यहाँ से शुरुआत हुआ एंटी-6 रिवॉर्ड्स का। क्योंकि रूलिंग पार्टी अभी भी कांग्रेस थी, रूलिंग पार्टी ने नानावती कमीशन बनाया और दंगों की शुरुआत कर दी दिल्ली और पंजाब में। फिर सिखों का नाम चुन चुनकर कत्लेआम होने लगा, जिसमें ना जाने कितने मासूमों की जान गई, जो बहुत ज़्यादा दर्द और हैवानियत से भरा है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। हमें ये बात समझना पड़ेगा कि 1984 का नरसंहार को सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी ने करवाया था, ना कि इंडिया ने। पूरे देश को जिम्मेवार कहना सही नहीं होगा और सिर्फ सिख कम्युनिटी ही नहीं बल्कि हिंदू और मुस्लिम्स भी इन दंगों में मारे गए थे। 1984 से 1992 तक तरह तरह के हमले होते रहे, जैसे कि बॉम्ब से एयर इंडिया फ्लाइट 182 उड़ा दिया गया, जिसमें 329 लोगों की जान गई, सेना प्रमुख की हत्या, पंजाब के पूर्व सीएम की हत्या। फिर 1987 से 1992 तक पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और 1992 में दोबारा इलेक्शन हुआ और कांग्रेस पंजाब की नई सरकार बनाने में कामयाब रही। बीएन सिंह जो नए कांग्रेस सीएम बने, उनको भी 1995 में कार बॉम्बिंग में मार दिया गया। पंजाब के लोग जो 1980 के दशक कनाडा, यूएस, यूरोप में शिफ्ट हो गए थे, वही लोग खलिस्तान की डिमांड करते हैं। बाहर गए लोग जो मुश्किल से ही इंडिया वापस आते हैं, और वैसे भी जो बाहर सेटल्ड हैं उनको क्या ही फर्क पड़ता है कौन मरेगा कौन जिएगा। वो बस खलिस्तान का प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं, क्योंकि वहाँ से तो उनको कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं झेलना पड़ेगा। ये तो यहाँ पंजाब की जनता है जो भुगतेगी। वो खूब सारा पैसा पंप करते हैं देश में ताकि लड़ाई चलती रहे। पाकिस्तान भी खुलकर खलिस्तान का समर्थन करता है, और खुद पाकिस्तान जो दिखावा करता है कि वो खलिस्तान के समर्थन में है और कहता है कि सिख्स वहाँ पाकिस्तान में बहुत खुल कर रहते हैं और अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं, तो बता दें कि आज़ादी के वक्त 19.8% सिख आबादी थी, जो कि 0.1% ही रह गई है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सिख लड़कियों को किडनैप कर ज़बरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो भी आवाज़ उठाता है या तो डराया धमकाया जाता है या फिर मार दिया जाता है। पाकिस्तान वही पॉलिसी फॉलो कर रहा है, फूट करो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। ये सिर्फ एक चाल है भारत के टुकड़े करने की, जो कि बड़ी आसानी से समझी जा सकती है। और खलिस्तान के मुद्दे को भी बहुत स्ट्रांगली यूज़ किया था ISI और CIA के थ्रू इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में। जो खलिस्तान की डिमांड थी वो आज के मिलने वाले खलिस्तान से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो बात करते थे पुराने पंजाब की, जहां महाराजा रंजीत सिंह राज किया करते थे, जिसका मोस्टली हिस्सा पाकिस्तान में था। इन्होंने बहुत बढ़िया रिफॉर्म्स और मॉडर्नाइजेशन इंट्रोड्यूस किए थे। उनकी खालसा आर्मी और गवर्नमेंट में सिख, हिंदू, मुस्लिम और यूरोपियंस भी थे। खलिस्तान की डिमांड रखते वक्त कहा गया था कि एक ऐसी धरती जहां पर कोई धर्म, मजहब, जाति में भेदभाव ना हो, न लालच हो, सभी आदर करे एक दूसरे का, इकोनॉमिक और लिटरेसी से भरा हो, जहां पर 0 कम्युनल रिवॉर्ड्स हो और जहां की करेंसी नानकन शाही हो, जो कि 1 पाउंड और $16 के बराबर थी उस टाइम पर। ये खलिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट महाराजा रंजीत सिंह और गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रिंसिपल को बीच में लाकर अपनी बात रखते हैं और कहते हैं कि आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को अगर पास कर देंगे तो सभी लोग खुशी खुशी रहेंगे। पर अगर खलिस्तान बनता भी है तो वो महाराजा रंजीत सिंह का खलिस्तान नहीं बनेगा, बल्कि ये खलिस्तान होगा लालची और सत्ते के पावर के कुछ भूखे लोगों का, जो सिर्फ मिसयूज करेंगे अपनी पावर का और मासूमों पर जुल्म ढाएंगे। पर अगर फैक्ट्स देखें तो अभी पंजाब के पास 1.5 लाख करोड़ का कर्ज है, जरा सी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है और अनस्टेबल इकोनॉमी है, और उनके पास कोई मेजर इंडस्ट्री भी नहीं है। सिर्फ कुछ ही एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल्स रिलेटेड डेवलपमेंट्स है पंजाब में। पंजाब को इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर, सेलुलर कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर होना पड़ता है। अगर खलिस्तान बना तो बहुत ज़्यादा कस्टम ड्यूटी टैक्सेस लगेंगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर, और सबसे ज़्यादा नुकसान वहाँ के बिजनेसमैन और आम पब्लिक का होगा। पंजाब को अभी बहुत सारी समस्याओं को पहले एड्रेस करना होगा खलिस्तान के बारे में सोचने से पहले, जैसे कि लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रग एडिक्शन, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, किसानी कर्जा और उस वजह से होने वाली खुदकुशी। इंडिया में सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन बिहारियों पर होता है, तो क्या बिहार को भी सेपरेट कंट्री बना देनी चाहिए? अगर खलिस्तान चाहिए तो सिर्फ खलिस्तान ही क्यों? मराठी कम्युनिटी अपना अलग नेशन मांगेंगे मराठीज के लिए, साउथ इंडियन अपना मांगेगा, नॉर्थ ईस्ट अपना मांगेगा, यूपी, बिहार, MP, गुजरात भी अलग अलग मांगेंगे। ये सच है कि 1984 में हुए 6 रिवॉर्ड के जो गुनहगार थे उन्हें कोई सजा नहीं मिली, और यही वजह है आज खलिस्तान का मुद्दा उठाने के लिए। और तरह तरह के प्रोपेगेंडा जो स्टार्ट किए गए थे 1980 के दशक में, जो कि आज तक जारी है, जैसे कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है, सिखों का नहीं। तुम पंजाबी बोलते हो, हिंदी नहीं।
हिंदू बीफ नहीं खा सकते पर तुम खा सकते हो क्योंकि तुम सिख हो। डिस्पाइट डिफेक्ट हमारे प्रथम गुरु गुरु नानक जिनके माता पिता हिंदू थे। सभी सिख खालिस्तान का समर्थन नहीं करते। उन्हें पता है कि उन्होंने अपना खून पसीना बहाया इस धरती के लिए। उनको पता है सही और गलत का फर्क। सिख कम्युनिटी बेशक इंडिया में 2% है, माइनॉरिटीज कैटेगरीज में आते हैं, पर ये देश के सबसे ऊंचे पदों पर हैं। उनका देश के लिए कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, पॉलिटिक्स, IT, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन या एग्रीकल्चर में हो। ये बहुत बड़ी देशभक्त कौम है और हम इमेजिन नहीं कर सकते देश को बिना किसी पंजाब के और पंजाब बिना किसी सिख के। हम नहीं भूल सकते उन महान बलिदानों को जो सिख गुरुओं ने किया है। इंडिया हमारा देश है और सिख इस देश का गर्व। वाहे गुरु दी खालसा, वाहे गुरु की फतेह। जय हिंद।